ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है अमेरिकी टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत। आप सभी जानते हैं कि अभी अमेरिका ने, उनके राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया था कि भारत से हम जो भी माल इंपोर्ट करते हैं या हम जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर पहले 25% टैरिफ का लगा दिया था, उसने टैरिफ लगाया था। उसके बाद उसको बढ़ा करके 50% कर दिया, जिससे एक स्वाभाविक रूप से आर्थिक जगत में एक हलचल मच गई। देश में एक संकट भी, वैचारिक संकट भी पैदा हुआ कि इतना बड़ा टैरिफ लेकर के हमारा जो भारत का जो एक्सपोर्ट है, जो बहुत ज़रूरी है ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक चिंता हुई सबको कि ये जो अमेरिका ने, चाहे जिस वजह से भी उसने ऐसा किया है, उन्होंने वजह भी वैसे बताई। उन्होंने कहा कि जो आप रशिया से तेल लेते हैं या करते हैं, उनसे उसके नाराज़गी में उन्होंने कहा कि हम भारत पर टैक्स हेवी टैक्स लगाएंगे। लेकिन इस टैक्स के बाद भारत सरकार या भारत हमारे अर्थशास्त्री ये भी सोचने लगे हैं कि शायद हो सकता है कि आज ये हमें बड़ा ख़राब लगता हो या ऐसा लगता है कि इससे बहुत विपरीत असर पड़ेगा। हो सकता है अंतोतगत्वा हमारे देश के लिए फ़ायदे में हो और हम स्वावलंबन का जो हमारा स्टेप है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। आज हम रशिया से ऑयल लेते हैं कि उनका ऑयल हमारे लिए सस्ता पड़ता है। स्वाभाविक है, कोई भी देश कोई भी चीज़ कहीं से ख़रीदता है तो अपने सस्ते के हिसाब से ख़रीदता है और जहाँ उसको सस्ता माल मिलता है उसमें ख़रीदता है, क्योंकि देश की विदेश नीति जो होती है, हमारे देश की भी और किसी भी देश की, उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर दी जाती है। तो रूस चूँकि हमारा दोस्त तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमको सस्ता तेल मिलता है। तेल हमारे देश में बहुत बड़े अमाउंट में हमें तेल का हमारी बिलिंग होती है और हमको उसमें फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। और चूँकि अब आज के समय में डॉलर का दाम 87 रुपया 55 पैसा हो गया है, तो एक चिंता स्वाभाविक है। तो ये इस टैरिफ को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि इस टैरिफ से हमको क्या नुकसान होगा और इस टैरिफ से भारत निपटेगा कैसे, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चंगा होगी, इस नुकसान का हम कहाँ पर जा कर के हम इसका करेंगे जिससे कि हमको नुकसान नहीं हो, भरपाई करेंगे आदि पर हम बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है। हम सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराएं। हमारे बीच में बैठे हैं श्री योगेश गुप्ता। ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा गठित जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, रीजनल चेयरमैन हैं। और साथ ही बैठी हैं श्रीमती मधु शुक्ला, ये कलकत्ता बिजनेस लेडी हैं और कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कनेक्टेड है, इस मामले में दखल रखती हैं जो वैचारिक रूप से। आइए हम बातचीत शुरुआत करते हैं श्री योगेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आपसे डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से प्रेसिडेंट हैं, कैप्टन है उसके, तो चूँकि हमारे देश में आज भी अभी काफ़ी चीज़ें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, मशीनरी से लेकर के बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हम, और भारत एक्सपोर्ट भी करता है। कई चीज़ें, दवाई है और बहुत सी हैंडीक्राफ्ट है, हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में आप हमें बताइए। आप तो खुद भी सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी संख्या में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बहुत से आइटम है, 50-55 आइटम है जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जब इस टैरिफ लगने के बाद हमारा माल जब वहाँ पर महंगा पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम दवाई वहाँ भेजते हैं और वो दवाई हमारी 100 रुपये की अब 150 रुपये पड़ेगी, तो वो लोग अल्टरनेट कहीं खोजेंगे। तो हमारे जो दवाई वाले हैं यहाँ जो बनाते हैं दवाई, वो क्या करेंगे। अभी हाल में आया था कि सूरत में जितने डायमंड कटर्स हैं उन सब की हालत ख़राब हो रही है, कई प्रतिष्ठान बंद होने वाले हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो डायमंड वहाँ पर महंगे पड़ने लगेंगे, जो जेम्स एंड ज्वेलरीज महंगी पड़ने लगेगी, तो स्वाभाविक है कि वो दूसरी जगह मार्केट देखेगा और बाकी करेंगे। तो इन सब से हमारी सरकार, और चूंकि आप खुद एक कैप्टन है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के, आप क्या सलाह देते हैं भारत सरकार को कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे कि इनका जो नुकसान होगा हम उसके अधिक से अधिक भरपाई कर सकें, हमारे देश का नुकसान कम से कम हो सके। श्री योगेश गुप्ता। नमस्कार जी। जी, ऐसा है, बिफोर पहले मैं आपको ये उत्तर दूं, थोड़ा हम लोग को बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था,
तो हमें भारतवासियों को लगता था कि हमारे लिए एक फेवरेबल गवर्नमेंट आ रही है। हम लोग को लगता था कि डेमोक्रेट्स जो थे वो हमारे इंडिया के फेवर में नहीं थे, और ट्रम्प जब आएगा, रिपब्लिकन जब आएंगे तो हमको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ट्रम्प बड़े ओपनली बोलता था, चाइना के अगेंस्ट में बात बोलता था, और ही यूज्ड टू से दैट वी हैव टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। चाइना के थोड़ा अगेंस्ट में था, और चूंकि चाइना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और सारा माल वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा ऊपर रहा है, जबकि हमारे कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड नीचे रहा है। तो हमें लगता था कि ये मौका हमारे लिए अच्छा रहेगा जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ और रिश्तेदारी बढ़ाएगा और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जब अपना प्रेसिडेंट बना अपने कंट्री का, तो उसका पहला स्लोगन आ गया मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मागा के अंतर्गत उसने क्या किया, सिर्फ चाइना को नहीं, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, विश्व को उसने ललकारना शुरू किया कि नहीं, हम आपसे हम लोग टैक्स लेंगे, आप हमको माल बेचते हैं, हम आपसे टैक्स लेंगे। और इस सिलसिले में उसने बहुत सारी चेंजेस की अपने वर्किंग लाइफस्टाइल में, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके उसने डिक्टेट देना शुरू किया। इतना जल्दी किसी व्यापार में जब चेंजेस आता है तो वो व्यापार में हमेशा एक डिसरप्शन ले आता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, परसों क्या बोलने वाले हैं नहीं पता, ये व्यापार को हमेशा ही तहस नहस कर देता है। क्योंकि आदमी, व्यापार करने वाला डर जाता है, माल खरीदना बंद कर देता है, क्या होने वाला है नहीं पता, तो उतना ही माल खरीदता है जितना उसको उसी समय की जरूरत है, और आगे का खरीदना बंद कर देता है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया है, ये एक्चुअली में एक रियल वॉर जैसा ही है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक वॉर ही है। और इस वॉर में उसने सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व कर लिया है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तो पहले ये यूक्रेन से थोड़ा दुश्मनी शुरू हुआ, नाटो को इसने नहीं माना, फिर रशिया से आगे जाके मीटिंग करी, फिर जेलेंस्की से मीटिंग किया, और कल जाके इसने वापस रशिया से मीटिंग किया है। तो ये जो मीटिंग कर रहा है, इससे हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और हमें लगता है आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या हो, हमें नहीं पता। तो इस चीज को हम ट्रेड बड़े ही अलग तरीके से दिखता है, और हमें हमेशा लगता है कि हमें उतना ही माल खरीदना है जितना हमको आज चाहिए, कल का कल सोचेंगे। ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है, पानी के जैसे है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज के निकाल लेगा, लेकिन वो पानी जब बहेगा तो उसमें छोटे लहरें भी होंगी, बड़ी लहरें भी होंगी। तो जब छोटी लहरें होती है वो आदमी, व्यापारी अपना संभाल लेता है, लेकिन जब सुनामी आ जाता है तो व्यापार उसमें लपेट में आ जाता है और काफी नुकसान हो जाता है। और सुनामी अगर बहुत बड़ा हो तो बड़े से बड़े दिग्गज व्यापारी भी हिल जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये सिलसिला सिर्फ भारत में ही नहीं, उनके अमेरिका में भी चल रहा है। उनके व्यापारी, उनके कॉरपोरेट्स भी बड़े निराश अवस्था में है, क्योंकि ये जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, इतने तेजी से ला रहा है और इतने अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम से ला रहा है कि कोई भी इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब हमको क्या करना है, भारत को क्या करना है, भारत को क्या चैलेंजेस है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। भारत का तो एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट के बिना आज आपके पास में डॉलर का इनकम नहीं होगा तो आप बाकी इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो डॉलर इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बनाए रखना, ट्रेड बैलेंस को बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत वैसे हमेशा सबसे दोस्ती बनाए रखता है, रशिया बोलिए, यूरोप बोलिए, अमेरिका बोले, भारत का नेचर में ही नहीं है किसी से दुश्मनी करना। लेकिन ये ट्रेड वॉर में भारत अभी एक बीच रास्ते में फंस गया है। रशिया से हम लोग ऑयल जरूर खरीद रहे हैं और वो ऑयल हमको सस्ता भी मिल रहा है, तो क्यों ना खरीदे, क्यों ना हम अपने देश का भला देखें। इसमें अमेरिका हमको डिक्टेट कैसे कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। आज बायलैटरल डिस्कशन से, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट से हम लोग कहीं एक बीच रास्ते में जरूर आ सकते हैं, लेकिन कोई हमको अगर धमकाए कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, ये हमारे देश को अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इंडिया
सबसे पहला देश था जो अमेरिका के साथ मार्च में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एक अपना डेलीगेशन लेके गया और वो डेलीगेशन उनसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करता रहा। वो हम लोग को हमेशा लगा कि इंडिया को फेवर में ये आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये चाइना को कभी 150%, कभी 100%, वियतनाम को 54%, तो इसने लेवी लगाना शुरू किया। तो हमको थोड़ी सी आशा दिखी कि शायद ये हमारे भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा कि शायद हमको कुछ फायदा मिल सकता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन 11 अगस्त को जब ट्रंप ने कहा कि जो देश रशिया से ऑयल खरीदता है उस पर हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, तो ये बहुत बड़ा झटका हमारे देश के लिए आया। सोचने की बात यह है कि ये झटका अमेरिका ने हमको दिया या इसने रशिया को धमकाया, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न आ जाता है कि ये हमने रशिया जो है उसको धमका रहा था, क्योंकि ये अलास्का की मीटिंग के बाद में समझ में आया कि जब थोड़ा बहुत फेवरेबल आया तो अब हम लोग उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अब सुनने में आ रहा है कि वो 25% पेनल्टी अब नहीं लगाएगा। कंफर्म न्यूज नहीं है, स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है मंडे ट्यूसडे कंफर्म आ जाए कि अभी ये कंफर्म न्यूज आएगा, लेकिन तब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम लोग ये चर्चा आगे चलता रहेगा और मैं आपको फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग, हमारे देश को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी श्री योगेश गुप्ता ने बहुत संक्षेप में हमें बताया कि ये मामला क्या है। उन्होंने कहा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे हमको बड़ी आशा हुई थी, क्योंकि जो रिपब्लिकन थे वो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली नहीं थे। ये डेमोक्रेट है ना, ये रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट बहुत फेवरेबल नहीं थे जो बिडेन थे। रिपब्लिकन आने से हमको फायदा होगा ऐसा था, लेकिन हो गया उल्टा। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि हमारे फ्रेंड है, उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री को फ्रेंड बताया। तो एक आशा की किरण हमारे नजर आई थी कि ये अमेरिका एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, अगर हमारा फ्रेंडली होता है तो इससे भारत को फायदा होना वाजिब है। लेकिन जब ये इसने जिस ढंग से शुरू किया, भारत ही नहीं पूरे संसार को धमकाना शुरू किया, तो एक चिंता हुई और पूरा उसने डिसरप्शन कर दिया। डिसरप्शन इस मानवे का मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो हम निश्चित नहीं कर पाते कि आखिर हम क्या स्टेप करें। उससे कंप्लीटली जो इन अनप्रेडिक्टेबल नेचर से सब चीज़ डिसरप्टेड हो जाती है। एक प्रकार से एक ट्रेड वार शुरू कर दी है, तो इससे हमारी होती है। और ट्रेडों में जैसा उन्होंने बताया अच्छी ढंग से कि पानी का सोता वेव होती है, कर लेते हैं, लेकिन सुनामी आती है तो फिर बहुत हमारे किनारे को तोड़ के चली जाती है। तो अमेरिका कॉरपोरेट वाले, अमेरिका में भी जो कॉरपोरेट है वो भी वो चिंतित है इसको लेकर, ये नहीं कि इंडिया में ही है। तो इसमें आज भारत भी एक शक्तिशाली देश है। वो स्थिति नहीं है भारत की जो आज से 40-50 साल पहले थी, तो उसने भी, भारत भी इसको शक्तिशाली देश है, वो इस ढंग से झुकने वाला नहीं है। हमारे देश ने कहा भी कि हम किसी तरह झुकेंगे नहीं। और इसमें जब उसने पहले चाइना वाइना से और बहुत टैरिफ लगाने सोचा, वियतनाम में, तो हमको फिर आशा हुई कि भाई अब वहाँ जब ज़्यादा टैरिफ लगाए तो उसका फायदा हमको मिलेगा, लेकिन सब हुआ नहीं वो। और ये जो रशियन ऑयल, उन्होंने जो सबसे बुरा गलत काम किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल जो बना हमारा इंडिया, तो इसका मतलब उनका जो है दुश्मनी, रशिया वाली दुश्मनी भी वो हमसे निकाल रहे हैं। रशियन ऑयल जो खरीदेगा उस पर हम अलग टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा लगता है कई बार कि शायद वो एक ढेले में दो शिकार खेलना चाहते हो कि रशिया को भी धमका दिया, तो इंडिया को भी धमका दिया। तो सारी चीज़ों को लेकर के अमेरिका इंडियन इकोनॉमी पर करे और कैसे हम निपटेंगे, श्री गुप्ता ने बताया। इसको हम इसके बाद अपने सेकेंड राउंड में हम बताएंगे कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। इस प्रकार हमने श्री योगेश गुप्ता से बात की। आइए अब हम अपने दूसरे प्रतिभागी से बात करते हैं। अभी लेते हैं समय होते गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं अमेरिकी टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत। तो अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री योगेश गुप्ता जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑडिशन के, उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो रशिया अमेरिका ने जो किया है वो उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है और हमारे लिए कैसे एक चैलेंज है, इसके बारे में श्री योगेश गुप्ता ने हमको बताया। आइए हम बात करते हैं श्रीमती मधु शुक्ला जी से, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो एक बिजनेस लेडी हैं
और कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ी हुई है। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप चूँकि बिजनेस लेडी हैं तो आप व्यापार को समझती हैं। ये जो अभी जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाई है हिंदुस्तान में, एक गुस्से में आकर के रशियन, ये है, पहले तो आपको ये क्या लगता है, क्या मामला क्या है ये? क्योंकि जैसे योगेश गुप्ता ने बताया कि गुप्ता जी ने बताया कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, वो क्यों हमसे दुश्मनी निकाल रही है। आजकल की दुनिया में संभव नहीं है। आज भारत भी उतना वो देश नहीं रहा जो आज 50 साल पहले था, वो भी इसका पावरफुल है, और ऐसे हम झुकेंगे नहीं। ऐसे झुकेंगे तो कैसे हमारा काम चलेगा। लेकिन एक चुनौती तो है हमारे साथ बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, बहुत आइटम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो आइटम को टैरिफ बढ़ा देते हैं तो फिर उनके लिए, वो वहाँ के जो कंज्यूमर के लिए फिर और कहीं अल्टरनेट तलाश करेंगे, भारत का नुकसान होगा। तो आपको संक्षेप में क्या लगता है, इसको कैसे हम, इसको किस रूप में आप लेती हैं मधु शुक्ला जी? सबसे पहले तो मैं ताज़ा टीवी के मंच को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि अपने विचार मैं प्रकट कर सकूँ। ये बात सच है कि जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, पूरे भारतवर्ष में उथल पुथल मची हुई है। उसने जो घोषणा करी है, अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा ही काफ़ी है। लेकिन जिस तरह से जितनी चिंतित हो रही है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जनता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापारिक नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है। हम लोग चाइना की तरह नहीं है जो टोटली व्यापार के ऊपर में हम जिनकी अर्थव्यवस्था होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो 2% से ज़्यादा ये हमारे जीडीपी पे असर नहीं आने वाला है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जितना भी 2% भी काफ़ी होता है, तो इसको हम लोग निपटेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत शांति से और सौहार्दपूर्ण वातावरण से हम लोगों को बात करना है। ट्रंप के संग जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें किसी तरह का विचलित नहीं होना है, लेकिन अपने टर्म्स पे करना है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इज़ फर्स्ट, तो ठीक है, अमेरिका इज़ फर्स्ट, तो हम लोग इंडियन, एज ए इंडियन हम लोग भी इंडिया इज़ फर्स्ट आल्सो। तो लेकिन अपने टर्म्स पे हमें संबंध सभी देशों के संग रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले, जैसा मोदी जी की गवर्नमेंट कह रही है कि स्वावलंबी बनना है, तो स्वावलंबी सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बनना है। व्यापार, उद्योग धंधे, सबसे जैसा पहले उद्योग धंधे बढ़ाने हैं। कृषि तो हमारी बहुत अच्छे, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग कृषि पे आत्मनिर्भर हैं, यहाँ तक कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा डेयरी भी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन उद्योग धंधे भी चल रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि कृषि की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। हमारा इतना उत्पादन होता है जिसका 30% हमारा सड़ के जाता अनाज। लोग, किसान अपने फल सब्जी सड़क पे फेंक के चले जाते क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये कृषि की जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमें चेंज करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज अनाज को रखने के लिए जितना उत्पादन होता है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने गोडाउन्स नहीं हैं, तो वो गेहूँ खुले में भी सड़ जाते हैं। तो इस तरह का। दूसरी बात है कि उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है। ये जहाँ तक देखिए कि बंगाल में तो खैर उद्योग समाप्ति पे ही है, यहाँ की तो बात अलग है, लेकिन हमारे वेस्टर्न में, इंडिया के वेस्ट में अच्छे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। अब ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हमें सबसे पहले अपने कृषि के ऊपर में ध्यान देना है। दूसरा कारण ये है कि हम अपने ऑयल के कंजम्पशन को कम करें। अगर पेट्रोल के कंजम्पशन को कम करें तो हमारा जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है जो चला जाता है, वो उसको जितना हम कम कर सकें उतना कम करें। अब अगर ज़मीनी स्तर पे हम देखें तो ये जो पेट्रोल, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ख़राब है इंडिया में, तो कितने लोग वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये अगर ये अच्छी उच्च स्तर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे? तो ये इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
दूसरी बात है कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें से ये देखना है कि इनमें से हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कितने व्यापार कर सकते हैं, कितने कारखाने लगा सकते हैं जो एक्सपोर्ट में को आगे बढ़ाएं। आज चाइना है जो हमें गणेश जी की मूर्ति और होली का रंग, राखी तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बताइए कि ये तो शर्म के लिए, हमारे लिए शर्म की बात है कि गणेश जी की मूर्ति चाइना से आ रही है, हम उसे पूजा में बैठा रहे हैं, हम होली का रंग चाइना से का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सब हम लोग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है। और जो व्यापार को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए, एक आज हम लोग लाइसेंस लेने जाते हैं कोई भी व्यापार को बैठाने के लिए, तो उसमें कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं, कितना साल 1.5 साल का भी लाइसेंस के चक्कर में लग जाता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आज सहज रूप से, जैसा हमने सुना है कि गुजरात में लाइसेंस सारी फैक्ट्री बैठाने के लिए 15 से 1 महीने के अंदर में मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो असंभव है। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की लाल फीताशाही जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, तभी उद्योग धंधे बढ़ेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं सहायता करेगी तो नहीं बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें इसमें अपना स्वरोजगार करने में ज़रूर सफलता मिलेगी। जो हमें इस टैरिफ का जो आतंक फैला हुआ है उससे हम बहुत कुछ तक उबर सकते हैं। बाकी ट्रंप की जो नीति है, जो उनके विचार हैं, वो तो आज ट्रंप ने धमकी दी है, कल रशिया देगा, परसों चाइना देगा। तो इस तरह से हम लोग कितने देशों के आगे झुकते रहेंगे? तो ये चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा कि हमें स्वावलंबी बनना है, और स्वावलंबी बनेंगे चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसके सामने हम लोग सर अपना उठा के अपनी शर्तों पे व्यापार कर सकते हैं। हमें किसी से वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन व्यापार करना है। बिना व्यापार के तो दुनिया चलती नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही रहेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपने आत्मसम्मान के साथ। धमकियों से डरना नहीं है। यही सबसे बड़ी बात जो है मेरे आज के डिस्कशन में, मुझे तो यही समझ में आ रही है। अभी मधु शुक्ला जी ने हमें बताया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर कृषि पर टिकी हुई है, इसलिए हमको बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। 2% ज़्यादा हमारा जीडीपी से नहीं पड़ेगा, लेकिन 2% भी काफ़ी होता है। इसलिए उन्होंने कुछ उपाय बताए कि हमें अमेरिका से तो बात करनी चाहिए, वार्ता प्रधानमंत्री कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने देश को स्वावलंबी बनाने में या स्वावलंबी की तरफ बड़े कदम उठाने हम लोग को चाहिए। कृषि में हमको उचित मूल्य नहीं मिलते हैं इसके, क्योंकि हमारे उसमें गोडाउन्स नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। उनको बनाए जिससे कृषि उत्पादन को अच्छा मिले और उसका बढ़ोतरी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने पेट्रोल के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। आदि आदि कई उन्होंने सुझाव दिए जिससे कि हमारी देश लाल फीसद से कि हम अब स्वावलंबी बने और हम इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर बहुत, अमेरिका के में एक्सपोर्ट पर बहुत निर्भर नहीं करें। इस प्रकार के ये चीज़ें कई उन्होंने हमको सुझाव दिए जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी कर सकते हैं। हम इसके बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें अमेरिकी टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत। और अभी अभी हमने श्रीमती मधु शुक्ला से बातचीत की। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं श्री शंकरलाल अग्रवाल जी को, जो मर्चेंट चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य है, कमिटी मेंबर हैं मर्चेंट। वो हमारे साथ अभी हम कनेक्शन जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। शंकरलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकरलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपसे। हाँ, धन्यवाद। आपने देखा होगा कि ये जो अमेरिका में जो टैरिफ लगाया भारत पर 50%, ट्रंप ने जो मनमानी ढंग से किया है, इसको लेके एक चिंता स्वाभाविक है। हमारे देश में इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। हमारे 2 प्रतिभागी बता चुके हैं कैसे इसका होगा और कैसे निपटा सकता है। हम जानना चाहेंगे, आप चूंकि एक काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इससे जो टैरिफ जो बढ़ाया 50%, एक जो आतंक हमारे बीच में फैल गया है, लेकिन हमको अपनी अर्थव्यवस्था को चंगा रखना है, हमको अपना व्यापार भी करना है,
तो आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति क्या सुझाता है कि ये जो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और हम इससे कैसे निपट सकते हैं? श्री शंकरलाल अग्रवाल। सर, प्रणाम करता हूं पूरे डायस को, और चूंकि रिमोट से जुड़ा हूं इसलिए सबको मिल नहीं पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे विचार जरा से भिन्न हैं। पहला तो मैं ये समझता हूं टैरिफ वर्ड कोई आतंकी वर्ड है ही नहीं। टैरिफ वर्ड जो यूज किया गया है वो विश्व के लिए नहीं किया गया। मेरे हिसाब से बिना टैरिफ के जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा था उस समय ऐसा कुछ नहीं है कि भारत या कोई दूसरे और छोटे मोटे डेवलपिंग कंट्रीज बहुत ज्यादा कुछ पैसा कमा रहे थे या कोई बहुत बड़ा जीडीपी में योगदान होने के साथ कोई हमारे पास बहुत मुनाफा आ रहा था। बिजनेस हर जगह बहुत कम्पिटिटिव रेट पे होता है और बिना टैरिफ के भी हम जो रेट कोट कर रहे थे वो दूसरों देशों के कंपटीशन में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, डिलीवरी टाइमिंग में हर तरह से अमेरिकियों को सूट कर रहा था, इसलिए वो इंपोर्ट कर रहे थे। आज ये गीदड़ भभकी देना कि 25 की जगह 50 लगाएंगे और ये सब जो करेंगे, ये एक मैं तो इसको बहुत खुशी की बात मानता हूं कि आज भारत कम से कम इस स्तर पे आ गया है कि ट्रंप जैसे आदमी भी घबरा रहे हैं और हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए H-1B वीजा में और मिडिल क्लास की नौकरियों में और हमारे एक्सपोर्ट से, हमारे बच्चों के एजुकेशन से वो इतने प्रभावित हैं, इतने डरे हुए हैं। अगर हिम्मत है तो निकाल के दिखाए भारतीयों को, और टैरिफ वो 50 लगाए चाहे 500 लगाए। टैरिफ जब भी लगता है वो उस देश के नागरिकों पर लगता है, न कि भारत पर लगता है। आज 50% टैरिफ लगेगा तो हमारा रेट अगर कोई मूल्य 100 रुपया था उसको किसी कारण से हम 98 तक कर देंगे, ये बात अलग है, लेकिन उससे ज्यादा कोई मुनाफा हम कमा रहे थे, ये ऐसा मेरा अनुमान नहीं है। तो बाकी का 50 हो चाहे 48 रुपया हो, वो अमेरिकी नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि कॉपर पर 50% टैरिफ लगाने का उन्होंने भाषण दे दिया था और सब LME से कॉपर दुनिया भर का खरीद करके 15%, 20% में प्रीमियम पर अमेरिका वाले भर लिए और लास्ट मोमेंट पर बोला कि नहीं भाई टैरिफ अभी हम कॉपर पे नहीं लगाएंगे। अभी आप सुन रहे हैं ज्वेलरी पे नहीं लगाएंगे, गोल्ड पे नहीं लगाएंगे। ये एक बिजनेसमैन नहीं है, ये पैनिक होकर के अपनी रिपब्लिकन पार्टियों का और उसका जिस उद्देश्य से वो करना चाह रहे हैं, हालांकि उनका अमेरिका के प्रति कोई गलत रवैया नहीं है, वो चाहते हैं कि वहां का उद्योग बढ़े, लेकिन उद्योग बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आज भी मैं जो हमारे यहां भी चाइना से इंपोर्ट हुआ तो वो चीजें इसीलिए इंपोर्ट हुई कि 1 रुपए की जगह 50 पैसे में आ रही थी, और उसका कारण था उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कॉस्ट ऑफ यूनिट। तो ये आज जब वहां टॉयलेट साफ करने वाला एक आदमी कोट और टाई पहन के आता है और 1 घंटे का मान लीजिए $200 लेके जाता है, तो ये छोटे मोटे कॉपर के स्पेयर पार्ट्स या स्टील के या वो जो अनाज है जिस ढंग से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 50% टैरिफ लगा करके आखिर वो बोलना क्या चाहता है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हम टैरिफ से चिंतित क्यों हैं। टैरिफ लगेगा अमेरिकियों पे, टैरिफ हमारे ऊपर कहां लग रहा है? हम तो अपने कॉस्ट प्राइस से नीचे तो दे नहीं पाएंगे, तो बाकी तो भुगतेगा अमेरिका।
और हमसे कॉस्ट से नीचे अगर दूसरे देश दे पाते तो टैरिफ लगने के पहले ही हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाता। तो टैरिफ लगने के पहले अगर हम कॉम्पिटिटिव थे तो टैरिफ लगने के बाद भी रहेंगे। यह अलग बात है कि रूस और चाइना की गर्दन वो नहीं पकड़ सके, इसलिए अब वो रूस के बिजनेस वालों को तंग करने के लिए भारत की गर्दन भी उन्होंने पकड़ी। लेकिन इससे मेरे को तो खुशी है, क्योंकि आज हमारा जो भी इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है या जो हमारी ताकत है, उससे आज देश की प्रथम श्रेणी की इकोनॉमी डर रही है। इसका कारण आज नहीं है, इसका कारण कल है, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि किस तरीके से हमको कंट्रोल करना है ताकि भारत की उन्नति आगे ना हो। आज डिफेंस में, चाहे और कोई चीज में, चाहे एजुकेशन में, चाहे वीसा में, किसी भी तरह से भारत की गर्दन को मरोड़ा जाए, ये उनका भय है। और उनका भय है, इस भय को न तो मैं नकारता हूं और न मैं कुछ एक्सेप्ट करने तैयार हूं, बल्कि मैं तो खुशी मना रहा हूं कि पूरे विश्व में आज भारत की चर्चा है कि आज भारत के ऊपर स्पेशल टैरिफ लगाया जा रहा है, 100% पेनल्टी लगाई जा रही है। तो मैं तो अपने इतिहास में अगर गलत नहीं पढ़ा तो बचपन में मोहम्मद गजनवी के शासन की तुलना जो है ट्रंप से कर रहा हूं। वो पैनिक में गलत पे गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं और ये न अमेरिका के लिए लाभदायक हो गए और न उनको कोई तरह की सफलता दिला पाएंगे। अगर उनको इसका सारा कैलकुलेशन मालूम होता कि आखिर इतना टैरिफ देकर हमारे अमेरिकी बाजार क्या सस्टेन कर पाएंगे। आज बहुत सारे जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं और जो भी इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं जिसको भारत बहुत ही कम मुनाफे में एक्सपोर्ट करता है, और मैं देखता हूं कि उसी का वैल्यू एडिशन करके अमेरिका कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। ये चीजें न उसके दिमाग में है, न वह प्रॉपर बिजनेसमैन है। 80 के करीब उसकी उम्र हो चुकी है, उसमें बाइपोलर और साइकोपैथी की तरह के बहुत डिसऑर्डर होते हैं। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है और न प्रॉपर ढंग से देश को चला रहा है। हर चीज को, अभी पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई उसमें पुतिन ने कुछ भी ज्यादा एग्री नहीं किया, लेकिन वो समझ रहा है कि अब मेरे को जो आदमी शांति पुरस्कार पाने के लिए, नोबेल प्राइज पाने के लिए पूरे विश्व में अशांति कर रखा हो, ऐसा नेता मैंने कभी इतिहास में न देखा था न पढ़ा है। हो सकता है आगे की जनरेशन देखे ना देखे, अलग बात है, लेकिन मैं न तो चिंतित हूं और न ही मैं किसी तरह से इस चीज को तूल देना चाहता हूं। उसको जो टैरिफ लगाना है लगाए, वो टैरिफ अमेरिका पे लगेगा, भारत पे नहीं लगेगा। और भारत सशक्त हो रहा है, आगे और सशक्त होगा। और ये 2% का अगर टेम्पोररी कोई फॉल आया तो कहीं ना कहीं से, चाहे ब्राजील हो चाहे कोई और देश हो, किसी न किसी रूप में वो प्रकृति अपने आप एडजस्ट करेगी, क्योंकि धरती गोल है, वो स्क्वायर नहीं है। वो ट्रम्प के किए हुए पापों को किसी कोने में स्टोर नहीं कर सकती है। बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी। श्री शंकरलाल अग्रवाल ने हमसे, हमारे साथ जुड़ करके कई बातें महत्वपूर्ण रखी। उन्होंने कहा कि ये गिद्र भभकी है, इससे भारत को कोई अल्टीमेटली कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि वो खुश है कि एक हमको मौका मिला है और एक भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में आ गई है कि ये भारत इतना ताकतवर हो गया है कि आज अमेरिका को भी डर लगने लग गया, भय लगने लग गया है। उन्होंने कहा कि इसका भुगतना पड़ेगा अमेरिकन सिटीजन्स को, हमको नहीं भुगतना पड़ेगा, अमेरिकन सिटीजन्स को भुगतना पड़ेगा। हम उसमें अन्य से चिंतित क्यों हो। वो अभी रशिया, चाइना सबका गला पकड़ने की चेष्टा में लग रहा है, और अभी उसने जो पुतिन से बात की वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है। अभी अपने को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया में अशांति मचा रखा है। ये वही है जैसे गजनवी ने किया था अपने शासनकाल में, जो इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है।
हमको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है। हो सकता है कि ये एक बूम इन डिस्गाइज भी हो, जो कहना चाहते हैं वो एक बूम इन डिस्गाइज भी हो। एक संकट, जो भी थोड़ी बहुत संकट जो आया है, इससे हमको फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ये शंकर लाल जी का कहना है। वो उन्होंने अपनी बातें हमें कनेक्ट होकर बताई। इसके बाद शायद हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं अमेरिकी टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री शंकर लाल अग्रवाल, जो मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर कमेटी मेंबर हैं, उन्होंने कई बातें हमारे सामने रखी। उनका कहने का अर्थ ये था, इससे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये सोच के लगाया कि भारत को नुकसान होगा, लेकिन इसको अगर ठीक से देखा जाए, ठीक से उनकी नज़र से देखा जाए, तो अल्टीमेटली अंतोगत्वा हमको फ़ायदा होगा। उन्होंने जो कोशिश की है हमको डालने की, इससे एक साफ होता है कि भारत की विकास से, भारत में जो प्रगति कर रहा है, खासकर जो आर्थिक प्रगति हो रही है, उससे अमेरिका को भी चिंता है। और ये हमारे लिए अंतोगत्वा अच्छा साबित होगा, हमारे बूम इन डिस्गाइज होगा, ये कहना है श्री शंकर लाल अग्रवाल जी का। आइए हम फिर बात करते हैं हमारे योगेश गुप्ता जी। योगेश जी अभी कुछ बातें कही, उनको शंकर लाल जी का कहना है कि इतना कोई खास चिंता की बात नहीं है, और ये मैडम ने कई सुझाव भी दिए। अब कुल मिला करके आपको क्या लगता है कि इसको निपटेगा कैसे भारत? आखिर हमें निपटना पड़ेगा, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो गजनबी हो, चाहे जो हो, वो भारत का दोस्त नहीं है या है, लेकिन एक पावरफुल कंट्री तो है ही दुनिया में। हमारे जो ये आखिर ये सब चीज़ें एक राजनीति पर निर्भर करती है। हमारा दोस्त है रशिया, हमको हमारी मदद भी किया, पहले भी मदद करता रहा हमारे साथ, और रशियन ऑयल हम सस्ता जहाँ भी मिलेगा हम खरीदते हैं। अमेरिका से भी कोई चीज़ हम मशीन खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं कि वो दुनिया वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे से सस्ती पड़ती है। तो क्या इससे हमारे देश के इकोनॉमिक रिलेशन खराब होंगे? अल्टीमेटली क्या होगा? लगता है कि जैसे आपने इंडिकेशन किया कि शायद वो 25% एक्स्ट्रा नहीं भी लगाएगा, तो ऐसा क्या संभावना है क्या? और इसके क्या कारण, आपको क्यों लगता है ऐसा कि हो सकता है वो करे? मैं आपकी एक बात कहूँगा कि हम रशिया के दोस्त हैं, तो शायद हम अभी भी अमेरिका के दोस्त हैं या बन सकते हैं। ये जो ट्रंप की राजनीति है, ये दबाव की राजनीति है। ये देशों को डरा धमका के अपने अंडर करना चाहता है। इलॉन मस्क इसका सबसे अच्छा दोस्त था, अब सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये ट्रंप गेम खेल रहा है। अमेरिका हो सकता है ऐसा गेम ना खेल रहा हो हमारे साथ। तो ये बोलना बड़ा अर्ली होगा कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। एक आदमी दोस्त ना हो, इसका मतलब वो देश दोस्त नहीं है, हम लोग नहीं मान सकते। यस, ये मैं जरूर बोलूंगा कि आज की परिस्थिति में हम लोग थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़े हुए हैं। मैं मधु शुक्ला जी के बात से पूरा सहमत हूं कि हमारे देश को स्वावलंबन बनना पड़ेगा, खुद प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है जिसको हम लोग नकार नहीं सकते। एक्सपोर्ट बिना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। डॉलर इनकम हमको हमारा चाहिए। तो इसको करने के लिए हमारा क्या क्या असुविधाएं हैं, ट्रंप से हमारी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया, ये जानना जरूरी है। भारत एग्री प्रोडक्शन कंपनी है, एग्री प्रोड्यूस बेस्ड कंट्री है, ये मैं 100% मधु शुक्ला जी से सहमत हूं। तो इसी चीज को बचाने के लिए मोदी जी ने एग्री, जो जीएम एग्री का जो इंपोर्ट का बात चल रहा था, जो अमेरिका फोर्स कर रहा था कि जीरो ड्यूटी पे आप इंपोर्ट करिए या डेयरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए, हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं माना और इसी मुद्दे पर ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो ये जो परिस्थिति है, हमारा देश पहले, एग्रीकल्चर पहले, डेयरी प्रोडक्ट पहले, फिर बाकी की बात करेंगे। हम लोग ने उनसे डिफेंस के इक्विपमेंट की बात कर ली थी, कंप्यूटर्स की बात थी, स्पेस प्रोग्रामिंग की बात थी, ये सब हम लोग मान चुके थे। लेकिन एग्री और डेयरी हमारा देश नहीं मानेगा, इस बात को लेके हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो अब हमको ये सोचना है कि हमको करना क्या है। अभी उन्होंने बताया कि 50% से हमारे देश को नुकसान नहीं होगा, अमेरिकन सिटीजन को नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही है, अमेरिकन ही भरेगा, ये उनके कंज्यूमर ही ये कॉस्ट भरेंगे। लेकिन हमको क्या नुकसान है? हमारा नुकसान ये है कि अगर ये 50% सारी कंट्रीज को लगाता
तो हमको कोई नुकसान नहीं था। लेकिन इसने क्या किया है, डिफरेंशियल रेट्स लगाए हैं। इंडिया को 50 लगाए हैं, बाकी लोग 30 में है, 20 में है, पाकिस्तान 19 में है, बांग्लादेश 20 में है। तो इससे हमको नुकसान जरूर होगा, क्योंकि ऑर्डर्स हमारे पास से इन कंट्रीज में चले जाएंगे। तो ये चीज हमको रोकना बहुत जरूरी है। अलास्का मीटिंग के बाद बहुत ही संभावना है ये 25% जो पैनल टैरिफ लगाया है रशिया से माल खरीदने पर, ये बहुत ही भारी संभावना है कि हट जाएगा। और मेरा खुद का पर्सनल अनुमान ये है कि ये 25% जो बच गया वो भी 15% में आ जाएगा और हमारा ट्रेड रिलेशन अमेरिका से वापस ठीक हो जाएगा। 25 अगस्त को अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया आ रहा है। हमको लगता है कि विशफुल थिंकिंग बट अनुमान है कि हम लोग वापस 15% या 20% के ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है अगर हम लोग इस ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन अगर हमारे डिफरेंशियल ऑफ रेट्स 50% और 20% है तो डेफिनेटली हमको सोचने का समय आ गया है और हमारे गवर्नमेंट को इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इमीडिएट कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म रिजॉल्व लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम्युनिटी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होता है, उसी से हमारा देश के अंदर में जो माल बेचते हैं उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि इंस्टेड ऑफ इंसेंटिवाइजिंग गुड्स कि हम लोग यूएस में जो माल बेचते हैं उसके अगेंस्ट में कुछ सब्सिडी हम लोग को ग्रांट करें। हमको हमारा देश अगर ये बोले फोकस फेवरेबल कंट्रीज को अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुछ सब्सिडी अगर हमको मिले 10% 15%, तो हम लोग नए मार्केट में भी घुस सकते हैं और हम लोग वापस खड़े हो सकते हैं। और एक चीज जरूर अच्छा होगा कि हम लोग सिर्फ अमेरिका पर बेस करके अपना व्यापार नहीं करेंगे, दूसरे देशों से भी करेंगे। हमारे लिए एक और अच्छी बात यह होगी कि इस झटके से हमको ये भी समझ में आ गया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है और जो मोदी जी ने किया, जैसे डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर और चिप बनाने का सेक्टर, इस पर ध्यान दिया और इस पर हम लोग अपना प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो हमारे देश के लिए बहुत ही भला होगा। तो मेरा ये जो मानना है कि हमको अडिग रहना चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं अडिग हो कि हम लोग कुछ भी उनको लिवरेज ना दे पाए। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों का फायदा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप टैरिफ लगाकर दीवारें खड़ी कर सकते हैं लेकिन समृद्धि नहीं बना सकते। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि ना तो बहुत अडिग रहना है और ना ही बहुत झुकना है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं कि कुछ आपका फायदा, कुछ हमारा फायदा, ताकि हमारा भी व्यापार चले, आपका भी व्यापार चले। इसके अलावा मैं अब और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। योगेश जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने सब बात की कि सेल्फ सफिशिएंट के लिए, एक फैक्टर को आपने किसी ने मेंशन नहीं किया। हम रशिया से तेल मंगाते हैं इसलिए कि हमारे पास तेल का प्रोडक्शन नहीं है, हम तेल उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन, जिसके अंतर्गत हमने ऑयल एक्सप्लोर किया देश की आज़ादी के बाद। पहले देश की आज़ादी जब हमें मिली थी तो हमारे पास ऑयल का 1 गैलन भी प्रोडक्शन नहीं था। आज मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम है, शायद आप बेहतर बता सकते हैं, लगभग 1/3 ऑयल हम अपना बना रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ऑयल। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात जो हम कर सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन एक बहुत बड़ा ऑडिशन है जिसमें बहुत बड़ा खर्चा हम लोग करते हैं और उसने सक्सेसफुली ऑयल निकाला है। बॉम्बे हाई से कई जगह से ऑयल निकाला है और भी जगह संभावनाएं की बीच में आई थी कि सब संभावना है। इनको क्यों नहीं एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं कर रही है कि जिससे हमारा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़े, ऑयल का हम निकाले, एक्सप्लोरेशन बढ़े और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो। ऐसा क्यों नहीं ये फैक्टर बता रहे हैं? देखिए, आपको मैं इतना बता सकता हूं कि क्रूड ऑयल भले हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन रिफाइनिंग इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्रूड इंपोर्ट करके रिफाइंड ऑयल री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब रही क्रूड ऑयल की बात, क्रूड ऑयल की जो ऑयल रिग्स होते हैं वो इंडिया में डिस्कवर करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमारे धरती के नीचे में उतना ऑयल ना हो या ना डिस्कवर कर पाए तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये रिसर्च, ये जो ONGC का रिसर्च चल रहा है, ये लोग जो गैस खोजते हैं, तेल खोजते हैं, ये बहुत लंबा प्रोग्राम है, टाइम लगेगा। अगर हमारे देश में मिल जाएगा ऑयल तो डेफिनेटली इंडिया उसको एक्सप्लोर करेगी और क्रूड ऑयल हमारा अपना हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं है, बट
हमको खुशी इस बात की कि रिफाइनरी हमारी अपनी है, जो देश के मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करके री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद योगेश जी। अब मैं चाहता हूं मधु जी, अब आप पूरे वार्ता को आपने सुन लिया, योगेश गुप्ता जी को सुन लिया, आपने शंकर लाल अग्रवाल जी को सुन लिया, आपने अपने, अब कैसे पूरे कार्यक्रम को, पूरी वार्ता को आप समाप्त करेंगे संक्षेप में मधु शुक्ला जी? जहाँ तक मेरी समझ में है कि सिर्फ ये व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर अमेरिका का वो नाराजगी नहीं है। ये नाराजगी कोविड के बाद से, जब इंडिया ने रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया रशिया से, वो भी रूबल और रुपीस पे, तो ये उसके बाद वेनेजुएला से लिया, उसके बाद ब्राजील से किया ये व्यापार, तो ये जो हमारी करेंसी को, अपनी करेंसी को हमारी गवर्नमेंट ने जो बढ़ावा दिया है, ये एक बहुत बड़ा झटका था अमेरिका के लिए कि आज इंडिया अपनी करेंसी को आगे बढ़ा रहा है, तो कल दूसरे देश भी बढ़ाएंगे, तो फिर ये जो वर्चस्व है डॉलर का, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो आज जो डॉलर के ऊपर ही तो पूरे विश्व में ये अमेरिका का राज चल रहा है, वो डॉलर का वर्चस्व खत्म होता की संभावना देख के वो बौखला गए हैं। तो ये बौखलाहट में ऊट पटांग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होने का है। ठीक है, तो सब देशों में इसका असर जरूर पड़ेगा। ये यूरोप ने क्या किया, यूरोप के संग ट्रंप ने क्या किया, यूरोप से जो भी माल वो वहाँ आएगा उस पर 15% लगाया है, और यूरोप जो है वो एकदम 0% टैक्स के ऊपर में अमेरिकन माल खरीदेगा। तो ये तो यूरोप को वो नहीं है, एग्री नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा, वरना दे आर नॉट हैप्पी। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो ट्रम्प के द्वारा की जा रही हैं, ये पूरे विश्व को ही अपनी जगह से हिला रही हैं। लेकिन डॉलर का वर्चस्व है, ये आज हम लोगों की जो थी अर्थव्यवस्था, आज से 1962 में इंदिरा गांधी के टाइम में, उस समय हम लोग IMF से या विश्व बैंक से कर्ज ले लेकर चलती थी। वो कर्ज की जो मात्रा है, आज हम लोग बहुत उससे ऊपर उठ चुके हैं, काफ़ी कम हो गई। बहुत ज़रूरी होता है तो IMF या विश्व बैंक से हम कर्ज लेते हैं। इंडियन जो माइंड है और इंडियन लेबर में काम करने की जो शक्ति या क्षमता है, वो 20-20 घंटे काम करता है। आज अमेरिकन कितना घंटा काम करता है? जो अमेरिकन आदमी को 100 रुपीज़ मिलता है अमेरिका में बैठ के, वो इंडियन आदमी को उसमें 30 रुपये मिलता है। तो कितनी कटौती में वो इंडियन वर्कर से, इंडियन माइंड से काम करवाते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग आज अगर जितना इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और जो हैं वो वहाँ से चले आए, तो अमेरिका हिल जाएगा। कल चला ही नहीं सकता, क्योंकि उनको आदत नहीं है काम करने की। वो इतने लग्जरी में रहते हैं कि वो शाम को 5 बजे के बाद देयर इज़ नो वर्क। हमारे इंडियंस लोग रात के 10-10 बजे तक 20-20 घंटा काम करते हैं। वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जितना अकाउंट्स का काम है या जितना टेक्नोलॉजी का काम है, वो इंडियंस करते हैं। एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा शशि थरूर का, कि उनको एयरपोर्ट पे किसी ने देखा और उसके पास में अपना लैपटॉप था जो ख़राब हो गया था, तो बोले इंडियन अरे मेरा लैपटॉप मैंने ठीक कर दो। ये एक धारणा है कि इंडियंस के पास माइंड है, और दैट इज़ ट्रू, इंडियन के पास माइंड है, लेकिन उसका सही उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे। अपना जो माइंड है इंडियन के पास, वो सारा विदेशों में जा रहा है। क्यों? किस लिए कि यहाँ आके आदमी इंडिया में वापस आते हैं, बहुत लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन वो और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जब यहाँ की व्यवस्था की देखते हैं, तो वो व्यवस्था से वो इतना वो परेशान हो जाते हैं कि वो वापस चले जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा यही है, गवर्नमेंट का से यही अनुरोध है कि वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे ये अनुरोध है कि हम अपने जो ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन ना होने पाए। हम अपने ब्रेन को यहीं पे उपयोग उसका करें और अपने स्वावलंबी बने। सबसे बड़ी यही मेरी कामना है। अमेरिकी टैरिफ से कैसे निपटेगा भारत,
इस बहुत ही अहम विषय पर हमने आज बातचीत की। हमारे तीनों प्रतिभागियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें रखी, सुझाव भी दिए कैसे हम निपट सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो प्रतिभागियों का ये कहना है कि भले ही आज हमें अच्छा नहीं लगता हो, तकलीफ हो रही हो सुन करके कि टैरिफ लगने से हम क्या होगा, लेकिन अंतोतगत्वा इसका फायदा होगा भारत को, भारत की इकोनॉमी और सुदृढ़ होगी, हमको स्वावलंबी बनने का और मौका मिलेगा। हम पर एक प्रेशर होगा कि हम स्वावलंबी बने, हर एग्रीकल्चर में को अपने और बढ़ाएं। भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, इसलिए हमने अपनी कृषि को और अधिक मजबूत करने, कृषि की स्थिति ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। जिन मामलों में हमको इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट कम हो, हमारे देश में बने वो चीज़ें उनसे तरफ करना चाहिए। हो सकता है इसका सब कुल मिला करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़े। हम बहुत आभारी हैं श्री योगेश गुप्ता जी के, श्रीमती मधु शुक्ला के और शंकरलाल जी अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़े टीवी पर, उस पर हम बहुत हमको खुशी है कि इन तीनों व्यक्तियों ने, तीनों प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। उन्होंने, हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित ही होंगे और उनका ज्ञान, उनकी जानकारी पहले से बढ़ी होगी। हम इनको बहुत धन्यवाद देते हुए अपने प्रतिभागियों को हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अगर किसी मामले में विचार रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।